Good morning, student. Today now discuss about resultant electrical force and electrical torque acted on electric dipole when electric dipole is placed or kept in uniform electric field. तो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स और टॉर्क किस पे लगने वाले, इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे, और तब जब डाइपोल कहां पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वी डिस्टेंस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी डिस्टेंस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और सपोज दैट इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वह है कैपिटल ई वेक्टर। और अब इसमें हमको रखना है, क्या रखना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ठीक है, तो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। कितना एंगल पे है भाई, ये थीटा एंगल पर है। कहां पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और आप जानते हैं, आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो दो चार्ज से बनता है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो अगर इस पे प्लस क्यू है तो यहां हो जाएगा माइनस क्यू। और ये जो डाइपोल है ये कहां पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होगा, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या होना चाहिए, तो होगा ये कि इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, यहां तो हमने डाइपोल रखा है, तो क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। और डाइपोल भी क्या है, दो पॉइंट चार्ज का एक अरेंजमेंट है, तो इस पे फोर्स तो लगेगा। ठीक है, ऐसे डाइपोल की लेंथ होती है 2 है। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2 है। तो इन दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, ठीक है, कि क्या जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और जो निगेटिव होता है उस पे लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो चलो फोर्स लगा देते हैं। यहां पे लगेगा F, यहां पे लगेगा F, ठीक है, यहां पे, और यहां भी लगेगा F। देखो दोनों जगह जो फोर्स लगेगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़े हैं E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो जो हम लोग यहां रखते थे वह मॉड Q था। ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब आपको हो गए। तो सर फर्क क्या पड़ेगा, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं निगेटिव लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो फर्क क्या होगा, फर्क हो रहा है ना भाई। देखो यहाँ पे ये निगेटिव की वजह से ही डायरेक्शन अपोजिट हुआ है। ये डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वैल्यू इतना ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा F इक्वल टू QV, और यहाँ भी हो जाएगा F इक्वल टू QV। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। तो हमको सबसे पहले निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या निकालना भाई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो थोड़ा सा गौर करके देखो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो फोर्स लगे हैं, कितने फोर्स लगे हैं, 2। तो सबसे पहले कि अगर किसी भी सिस्टम पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लगता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह प्रत्येक फोर्स के फैक्टोरियल सम के बराबर होगा, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ क्या कर देंगे भाई कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको FR वेक्टर लिख देते हैं, और FR वेक्टर इक्वल हो जाएगा F वेक्टर प्लस F वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर प्लस F वेक्टर, और ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 180 डिग्री है। वाई, क्यों, क्यों एंगल 180 डिग्री है, बिकॉज force acted on positive charge in same direction of uniform electric field, and force acted on negative charge is opposite of electric field.
सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना हो जाएगा 180। तो जब 180 एंगल बनेगा तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वह डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? डिफरेंस। और आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, Qv माइनस Qv। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 0 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। तो यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स था वो जरूर 0 हुआ है, बट थोड़ा गौर करो यहाँ पे, ठीक है। जब रिजल्टेंट फोर्स निकाले तो एक जगह सेंटर ऑफ मास फैला है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। क्यों? ऐसे ना, एक फोर्स इधर रहा और एक फोर्स इधर रहा, F माइनस F प्लस, F माइनस और F प्लस, तो यहां फोर्स जो था 0 हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। लाइन ऑफ एक्शन जानते हैं आप? जैसे जिस लाइन पे वो वर्क करता है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां है। देखो, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहां है। ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जिस लाइन पे ये काम करता है, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो जब दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो वहां एक कपल का निर्माण होता है, यानी टॉर्क जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? टॉर्क। तो उसी टॉर्क को हमको अब कैलकुलेट करना है। क्या चाहिए हमको? अब टॉर्क चाहिए, टॉर्क हमको चाहिए अब टॉर्क। तो टॉर्क के लिए क्या होता है कि टॉर्क मैथमेटिकली किसके बराबर होता है? फोर्स और दोनों, मतलब दो पेयर है ना फोर्स का, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये जब साइड निकालोगे तो आ जाएगा sin 12 sin थीटा। पता है क्यों? देखो, एक तरह से एंगल दिया है और हाइपोटेनस दिया है और आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो यू नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन h। तो आपको ये चाहिए, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा h sin थीटा और h का मान है 12, सो 12 sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 12 sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क का होता है कि कोई फोर्स, कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स के बीच का क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one force, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। तो किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या है? Qv इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between and perpendicular distance between both force and perpendicular distance between both force. What is torque? So it is equal to product of magnitude of any one force and perpendicular distance between both force. तो दो यहाँ पे पेयर है फोर्स का, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर हमको डिस्टेंस चाहिए। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा, कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का मान कितना है बोलो? Pv। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 12 sin थीटा, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू, देखो तो 2 अलग कर देते हैं, फिर इसके बाद Q लिख लेते हैं, फिर देखो 2QL और उसके बाद लिख देते हैं E sin थीटा। कोई प्रॉब्लम? और जैसा कि
आप सभी इस वैल्यू को जानते हैं। दिस इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज डाइपोल मोमेंट। सो वी कैन राइट P, ये इसी वैल्यू को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किस लेटर से, P से। तो जाएगा P E sin थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू आ गया P E sin थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, P sin थीटा। और आपको बता दें टॉर्क भी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। देख लो यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मेशन हुआ फोर्स और क्रॉस प्रोडक्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने का मतलब वो स्केलर नहीं हुआ, यानी डिस्टेंस लेना है बट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरह का क्या है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का मतलब वहां पे वो क्या बन रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट। सो ये वेक्टर हो गया, दो वेक्टर से बना, बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए वेक्टर है। तो देखते हैं यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे आप याद रख लेना टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, तो अगर यहाँ पे होता ए बी साइन थीटा, क्या होता, अगर होता ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए बी साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ ए की जगह P है और B की जगह E है, साइन थीटा साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन होता था A और B के प्लेन पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टॉर्क वेक्टर is perpendicular on the plane of P vector and E vector। तो ये P और E वेक्टर के प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, P वेक्टर और E वेक्टर, P वेक्टर और E वेक्टर के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। कौन, टॉर्क वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है, चलो, तो यहां पे जो टॉर्क होगा वो P वेक्टर और E वेक्टर के प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या देखे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आइए एक बार फिर से डायरेक्शन बता देते हैं आपको, क्योंकि वहां पे अच्छे से दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर। वो क्या है कि इसको हम डिस्कस किए अभी, इससे थोड़ी देर पहले हम लोग वहां डिस्कस किए, बट वहां दिख नहीं पा रहा था। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से बता देते हैं हम। तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होता था ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो यहां भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ, perpendicular on the plane of P vector and E vector। ठीक है, और ये चीज और याद रखिएगा, ये जो थीटा था किसके बीच का एंगल था, ये थीटा P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल था। ठीक है, अब यहां पे गौर करेंगे। अब जैसे अगर मान लो मेरे को चाहिए यूनिट ऑफ टाउ वेक्टर, यूनिट ऑफ टाउ वेक्टर, तो हमको चाहिए इसका यूनिट ऑफ टाउ वेक्टर। तो देखो P है, P का क्या होता था, P का क्या होता है बोलो, तो P अक्रॉस E है, यही है ना। तो P का होता है यूनिट कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। ठीक है, और यहां हो जाएगा E का होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहां से कूलम्ब जो है वह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर। तो जो टॉर्क है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। अगर यही सीजीएस लिखते तो इन सीजीएस हो जाता, न्यूटन का हो जाता डाई और फिर मीटर का हो जाता सेंटीमीटर। तो सीजीएस में हो जाता
9 सेंटीमीटर। क्या हो जाता? 9 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? अब देखते हैं कुछ केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। और यहां देखते हैं सबसे पहले हम लोग केस 1, ठीक है। मान लेते हैं इफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि अगर P और E दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो टाउ इज इक्वल टू, जो मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है PE, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो उनके बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख दोगे? sin 0। तो जब जब sin 0 करेंगे तो टाउ का मान क्या हो जाएगा? 0। टाउ का मान क्या हो गया? 0। और टाउ 0 का मतलब है कि टॉर्क का काम है डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना। कहीं भी अगर टॉर्क लगता है तो सिस्टम को क्या करता है? रोटेट करता है। ये रोटेट करने की टेंडेंसी जनरेट करता है। टॉर्क क्या करता है? किसी बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी जनरेट करता है। तो यहाँ जो रोटेटिंग टेंडेंसी है वो कितना है? 0। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल होगा वह स्टेबल होगा। क्या होगा? डायपोल इज स्टेबल। डायपोल जो होगा वह क्या होगा? स्टेबल होगा, मतलब रोटेट नहीं होगा। चलो केस 2 देखते हैं। इफ P वेक्टर एंड E वेक्टर आर परपेंडिकुलर, if P vector and E vector are perpendicular to each other, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा PE, और यहाँ क्या हो जाएगा? sin 90 डिग्री। और sin 90 का वैल्यू था +1। क्या था? +1। तो ये जो टॉर्क इस कंडीशन में होगा ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। तो इस स्थिति में जो डायपोल होगा वो क्या करेगा? डायपोल इज अनस्टेबल, मतलब डायपोल जो है स्टेबल नहीं होगा। मतलब क्या होगा? मींस रोटेट, मींस रोटेटेड, मींस रोटेटेड। तो वो क्या होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रोटेट होते रहेगा। ठीक है, एक केस और देख लेते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। आइए केस 3 भी देख लेते हैं। केस 3 देख लेते हैं। तो केस 3 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं इस स्थिति में दोनों एंटी पैरेलल है। इफ P वेक्टर एंड E वेक्टर आर अपोजिट, इसमें हम दोनों को क्या ले लेते हैं? एक दूसरे के अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है, अपोजिट। तो थीटा तो कितना हो जाएगा? थीटा 180 हो जाएगा। तो हो जाएगा PE sin 180 डिग्री, और sin 180 और 0 दोनों का वैल्यू क्या होता है? 0। sin 0 का भी वैल्यू 0, sin 180 का। तो फिर यहाँ टॉर्क मिनिमम हो गया। कितना हो गया? मिनिमम। वो भी कितना? 0। तो इस स्थिति में भी डायपोल क्या होगा? स्टेबल होगा। डायपोल इज स्टेबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल क्या रह जाएगा? स्टेबल रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख दे रहे हैं कि इफ एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है, आर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो या 180 हो, देन डायपोल इज स्टेबल। डायपोल इज स्टेबल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ एंगल बिटवीन P वेक्टर
and E vector are 90 degree, then dipole क्या होगा? then dipole is unstable. जगह नहीं है, सुन के लिख लोगे, लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा. then dipole is unstable. then dipole is unstable. ठीक है, तो ये थ्योरी हुआ आज के लिए. यानी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, और टॉर्क जो होता है उसका वैल्यू होता है P क्रॉस E. टॉर्क वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी टाउ इक्वल टू P sin थीटा. और जब थीटा P वेक्टर और E वेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो दोनों ही कंडीशन में टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा. टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा. जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या हो? अपोजिट हो या फिर सेम डायरेक्शन हो तो उन दोनों ही कंडीशन में टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा. मतलब जो डाइपोल है वह स्टेबल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब रोटेट नहीं करेगा. लेकिन अगर वही P वेक्टर और E वेक्टर यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट हो तो वह टॉर्क मैक्सिमम जनरेट होगा. और एक चीज और कर है कि ये जो आप देख रहे हैं ना टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये फॉर्मूला पूछा जाता है. अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चाहे CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, जो भी आपका बोर्ड है, आप अपने बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, उसमें ये पूछा हुआ होगा. ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं. बने रहेंगे आप, लगातार देखते रहिए वीडियो को और घर पे अच्छे से स्टडी कीजिए. सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर उतारिए मत, उसको सुनिए और समझिए. ठीक है, धन्यवाद. मिलते हैं आपसे अगले बैच में. धन्यवाद.